बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेस्टेड क्लास। सुनील। हाँ सर। मैंने हाँ सर, पढ़ा है मैंने। आपका वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे। ओके, चलिए बढ़िया है। हेलो। तो बताइए सत्येंद्र, बताइए, सॉरी सुनील, आप बताइए कि नेस्टेड क्लास क्या होता है और क्यों हमें जरूरत पड़ती है नेस्टेड क्लासेस। व्हाई वी रिक्वायर्ड द नेस्टेड क्लास। हम्म सर एक क्लास और इंटरफेस के अंदर जब हम्म भी एक नया क्लास हम लोग लिखते हैं तो उसको नेस्टेड क्लास या इनर क्लास बोल देते हैं। और नेस्टेड क्लास का एडवांटेज रहता है कि कोड रीडेबिलिटी में इजी रहता है हमको। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, अगर हमारे पास एम्प्लॉय का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको उसकी डिटेल्स लिखना है जावा में, तो उसका एक समझो एंटिटी एड्रेस। तो वो एड्रेस को, अगर वो एड्रेस में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि लैंड लैंडमार्क हो गया, फिर उसका फ्लैट नंबर हो गया, फिर हम्म उसका स्ट्रीट हो गया, फिर सिटी हो गया, फिर हम्म ऐसे ही जैसे मल्टीपल पैरामीटर्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसको वो हम लोग एक ही क्लास में अंदर डालने के बजाय हम लोग एक उसी के अंदर दूसरा क्लास बना सकते हैं और उसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ें डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कोड रीडेबिलिटी ईज़ी हो जाती है। इतना सर, इतना पता है। चलिए ठीक है। चलिए, आपको जो पता था आपने बताया, सही बताया। तो नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं? नेस्टेड क्लासेस आर दोज क्लासेस विच आर डिक्लेयर या विच आर डिफाइंड इनटू इनटू द स्कोप ऑफ इनटू द स्कोप ऑफ अनदर क्लास और इंटरफेस। तो जब कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के स्कोप के अंदर डिफाइन होती है ना, जैसे ये एक एम्प्लॉय क्लास है, इस क्लास के अंदर जब दूसरी क्लास बनती है तो इसी को ही हम नेस्टेड क्लासेस या इनर क्लासेस बोलते हैं। तो व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड इन द स्कोप ऑफ अनदर क्लास और इंटरफेस, मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखिए, क्लास के अंदर भी इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर भी क्लास होती है। तो जब कोई क्लास के अंदर क्लास या इंटरफेस के अंदर क्लास या मेथड के अंदर क्लास, है ना, मेथड के अंदर भी क्लास बनती है, तो ये सब जब बनाई जाए तो इसको नेस्टेड क्लासेस बोलते हैं, तो या इनर क्लासेस बोलते हैं। और ये जो नेस्टेड क्लासेस होते हैं, ये चार टाइप के कैटेगराइज होता है। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है नॉन स्टैटिक, तीसरा होता है लोकल, और चौथा होता है ANONYMOUS, एनोनिमस। ठीक है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास एंड एनोनिमस नेस्टेड क्लास, ये चार तरह की नेस्टेड क्लासेस होती हैं। नेस्टेड क्लासेस की ये चार अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास को छोड़ दें तो बाकी जो तीनों नेस्टेड क्लासेस हैं, इन्हीं को ही एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, है ना, एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है इनर क्लासेस। समझ रहे हो? तो मतलब स्टैटिक को क्यों छोड़ दिया गया और बाकी सबको लोग मतलब इनर क्यों बोल सकते हो आप? क्योंकि स्टैटिक नेस्टेड क्लास को छोड़ के बाकी जो तीनों क्लासेस हैं, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो अपने से आउटर क्लास पे होती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये क्लास है ए और इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास हमने बना दी जिसका नाम रख दिया हमने बी, तो इस क्लास के अंदर क्लास हो गई, नेस्टेड क्लास हो गई। तो इस क्लास बी हो गई इनर और ए हो गई आउटर, राइट। तो जो नॉन स्टैटिक होते हैं, लोकल या एनोनिमस होते हैं, इनकी डिपेंडेंसी अपने आउटर वाले क्लास पे होती है ना, लेकिन स्टैटिक वाले की नहीं होती है। इसलिए इन तीनों को इनर बोलते हैं और बाकी चारों को नेस्टेड बोलते हैं। समझ रहे हो? स्टैटिक की नहीं होती है। समझ रहे हो? इसलिए तो इसलिए इनर क्लास और नेस्टेड क्लास में टेक्निकली ये डिफरेंस माना जाता है कि इनर क्लासेस तीनों को नीचे वाले बोलते हैं, स्टैटिक को छोड़ के बाकी तीनों को। ठीक है। चलिए, तो नेस्टेड क्लास वो होती है जब क्लास के अंदर क्लास बनती है, इंटरफेस के अंदर क्लास बनती है, मेथड के अंदर क्लास बनती है, वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों बनती है, जरूरत ही क्या है, क्यों क्लास के अंदर क्लास बनाया जाए? अभी तक तो नॉर्मल क्लास हम बनाते आ रहे हैं, वो तो सही था। अब क्लास के अंदर क्लास क्यों बनवा रहे हो सर? फायदा क्या है? क्लास के अंदर क्लास क्यों बनाए हम? तो
एक क्लास के अंदर क्लास के बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, क्या फायदा है? जैसे कोड की रीडेबिलिटी, जैसे अभी सुनील ने बताया कोड रीडेबल होता है नेस्टेड क्लास बनाने से। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर नेस्टेड क्लास से कोड कैसे रीडेबल हो जाता होगा? कोड की रीडेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है नेस्टेड क्लास के होने से, है ना? तो ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए कि आप नेस्टेड क्लास नहीं जानते हो और आप एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना रहे हो। अब एक एम्प्लॉय क्लास की कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसकी सैलरी हो गई, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, और साथ ही साथ उसका एड्रेस हो गया, है ना? स्ट्रिंग एडीआर हो गया। तो एक एम्प्लॉय की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यही होती है, नेम, एज, आईडी, सैलरी, एड्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है, और एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे, जिसमें आपने एक एम्प्लॉय नाम की क्लास ली, उसमें ये सारी चीजें अलग अलग ऐसे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब आप अगर नेम, एज को छोड़ दो, सैलरी और एड्रेस की बात करो, तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनमें फर्दर डेटा आता है। मतलब जैसे सैलरी कई चीजों से मिलकर बनता है ना? जैसे सैलरी में टीए, डीए, एचआरए, टैक्स, डिडक्शन, है ना? ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे एड्रेस में सिटी, स्टेट, कंट्री, मोहल्ला, जिप, गली, मकान, लैंडमार्क वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब एक जब डेटा में फर्दर जब कैटेगरी की बात आती है ना, तो क्लास अलग बना लेनी चाहिए। इसीलिए मैं उसमें से एक क्लास अलग से बना दिया जिसका नाम है एड्रेस, और दूसरी क्लास में अलग से बना लिया जिसका नाम है सैलरी। ये मैं बहुत बार एग्जांपल लेके आप लोगों के लिए चला हूं, बहुत पहले भी लिया हूं मैं ये एग्जांपल। ठीक है, कि जी हम एम्प्लॉय का एड्रेस और सैलरी क्यों बनाते हैं, और ये अलग अलग क्लासेस। अब हमने एड्रेस में सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह यहां पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और जो सैलरी है उसमें टीए, डीए, एचआरए, है ना, यहां पे डिक्लेयर कर दिया, है ना? टीए, डीए, एचआरए यहां पे डिक्लेयर कर दिया, तो बस बना लिया क्लास। अच्छा, अब एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके लिए हमने एक क्लास बना लिया, और उस क्लास में हमने क्या करा भाई, एक क्लास एम्प्लॉय का अलग बना लिया, एक क्लास एड्रेस का अलग बना लिया, एक क्लास सैलरी का हमने अलग बना लिया। ठीक है, अब मुझे ना इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कराना है। मुझे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है ना? तो एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय बन जाएगा। मान लीजिए उसका एक ऑब्जेक्ट का नाम E1 हो गया। किसी एड्रेस, इस एम्प्लॉय का एड्रेस ADR1 हो गया, इसकी सैलरी SAL1 हो गया, है ना? ये मान लो ऑब्जेक्ट है, और मैंने क्या करा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट E1 से, एड्रेस का ADR1 से, सैलरी का SAL1 से हमने वेरिएबल इस तरह से अलग अलग डिक्लेयर कर दिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब इस तरह से हमने ये सारा चीज डिक्लेयर कर लिया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए इनके बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है। मुझे ये ऐसी एम्प्लॉय जिसकी आईडी 101 हो, उसके सैलरी में, उसके एचआरए में 100% का रिबेट देना है या 50% का रिबेट देना है। ये मुझे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो मैं उसका ऑब्जेक्ट का नाम है E1, तो मैं लिखूंगा E1.id इक्वल टू 101, मान लीजिए 101 आईडी हो, है ना? तो भैया इफ ऐसे कंडीशन डालूंगा, तो अगर जिसकी 101 आईडी हो, तो भैया एक काम कर ले, SAL डॉट, है ना, उसकी सैलरी एचआरए में इतने परसेंट का रिबेट हो जाए। मतलब ऐसे कंडीशन मुझे जाके लिखना पड़ेगा, है ना? तो तो ठीक है, ये थोड़ा सुनने में आसान लग रहा है, एक एम्प्लॉय के लिए आसान लग रहा है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे ना, तो उसको मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और सबके लिए भी। समझ रहे हो? इस तरह की चीज को मैनेज करना, कि जिसकी सैलरी ये हो, जिसकी आईडी वो हो, उसके एड्रेस में या उसके मतलब डेटा में ये चेंजेस हो जाए, ये ऐड हो जाए। मतलब ऐसे 3-4 क्लासेस अगर बना दिया जाए और अलग-अलग क्लासेस बना दिया जाए, और एक तो मैंने एक एग्जांपल लिया, और बहुत सारे क्लासेस हों, तो उनके बीच में इस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करना क्या आसान है? नहीं।
ऐसे एम्प्लॉय जिसकी आईडी ये हो, उसकी सैलरी में इतना पैसा चला जाए या उसके अकाउंट से इतना पैसा माइनस हो जाए, इसको मैनेज करना इतना आसान है जो ये है, जो आप कर रहे हो। पहले सैलरी का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस ऑब्जेक्ट को वहाँ भेजोगे, इसका एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन जो भी आपको आता है वो करोगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह बन जाएगा तो फिर आपको उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे पास कराना पड़ेगा। तो तो चलो ठीक है, मान लो अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या समस्या आएगी? अगर ऐसा कर भी लिया तो क्या समस्या आएगी? समस्या ये आएगी कि सैलरी हो गया या कोई ऐसा डेटा हो गया, एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे जगहों पे आप बनाते हो। क्या ये सेंसिटिव डेटा जो आपने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये डेटा कहीं पे अगर यूज करोगे, दूसरी जगह यूज करोगे, XYZ किसी भी जगह यूज करोगे। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। ब्रेक हो रही होगी, मे बी, आई कैन अंडरस्टैंड। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 सेकंड। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। अभी आ रही है? सही आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी सही आ रही है। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो डेटा होती है, ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सैलरी वगैरह का, ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इसको अगर प्रोग्राम के बाहर एक्सेस करने की परमिशन दे दोगे, तो आप अगर एक्सेस कर पा रहे हो तो कोई दूसरा भी बंदा एक्सेस कर पाएगा, है ना? तो ये तो भाई नहीं होना चाहिए ना। मैं अपनी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कराना चाहता, और यहाँ पे क्या है, वो क्लासेस की इंफॉर्मेशन आउटसाइड द क्लास आपको लेके जाना ही पड़ेगा। भले ही प्राइवेट डेटा बना लोगे, पब्लिक सेग्रीगेटर बना लोगे, लेकिन किसी भी तरह से वो चला जा रहा है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा हमारे परमिशन के बिना प्रोग्राम के बाहर ना जा पाए, तो क्या करा जाए बताइए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग क्लासेस बनाने से इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना बड़ा टफ हो जाता है। दूसरा है कि ये डेटा हमारे प्रोग्राम के बाहर अगर जा रहे हैं, तो इसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर भी एक्सेस कर सकता है। तो भाई क्या करा जाए? कैसे इस डेटा को ऐसा बनाया जाए कि भैया ये डेटा प्रोग्राम के बाहर, हमारे परमिशन के बाहर ना जाए? तो पता है क्या करो, ये पूरी क्लास को उठा के, है ना, जो सिटी वाली क्लास है और एड्रेस वाली क्लास है, इसको उठा के, या सैलरी वाली क्लास है और एड्रेस वाली क्लास है, इसको उठा के यहां से कट करके, है ना, इसी एड्रेस क्लास की, एम्प्लॉय क्लास की बाउंड्री के अंदर ही डाल दो। समझ रहे हो? अच्छा, आपने कहा क्लास ही बनाने की क्यों जरूरत है, वेरिएबल ही बना लो। नहीं यार, क्लास बनाना जरूरी है इसलिए क्योंकि यार कोड रीडेबल बने ना, कोड को रीडेबिलिटी तो भी बढ़ानी है ना हमें। अगर क्लास नहीं बनाओगे अलग, तो यार प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। जब कभी डेटा में फर्दर कैटेगरी आती हो, और बहुत सारी कैटेगरी आती हो, तो उसके लिए क्या है ना, अलग क्लासेस बना लेनी चाहिए। तो जब इसके अंदर बना के दे दोगे तो ये बन जाएगा नेस्टेड क्लास। अब जो नेस्टेड क्लास बनती है ना, इसी की क्लास के अंदर ही बन गई। तो अब ये डेटा, ये क्लास के अंदर का ये जो क्लास होता है, ये क्लास की नहीं, डेटा मेंबर की तरह ट्रीट होती है। अब ये डेटा मेंबर प्रोग्राम के बाहर तब तक नहीं जाएगा जब तक आप नहीं चाहोगे। आप इसे प्राइवेट बना दो, आप स्टैटिक बना दो, जो मर्जी वो करना चाहो उसे बना लो, है ना। और एक क्लास के अंदर एक सेपरेट क्लास की तरह भी बिहेव करेगा, और क्लास की परमिशन के, मतलब क्लास की परमिशन के बिना ये बाहर जाएगा भी नहीं। सारे फायदे हो गए। तो इसलिए हम नेस्टेड क्लासेस बनाते हैं, क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं, ताकि कोड रीडेबल भी हो जाए और डेटा में जो फर्दर कैटेगरी हो उसको भी इजीली मेंटेन करा जा सके, है ना। अब बात समझ में आई? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बताइए भाई। सर ये जो क्लास के अंदर ये जो हमारा डाटा टाइप है, हम्म। ये बाहर एक्सेस हो सकता है क्या? आप परमिशन दोगे, आप अगर चाहोगे तो एक्सेस होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। सारी चीजें, सारी बातें, ठीक है।
तो चलिए इसको हम जरा देखते हैं, समझते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज एक्सेस हो पाएगा, क्या नहीं एक्सेस हो पाएगा, क्या चीज कहाँ जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है, सारा चीज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये नेस्टेड क्लासेस कितने पार्ट में होते हैं कैटेगराइज? 4, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक एंड लोकल और एनोनिमस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने नोटपैड ओपन करा, नोटपैड ओपन करने के बाद एक क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर ही एक दूसरी क्लास बना दी बी नाम की। ठीक है, एक ए नाम की क्लास, उसी के अंदर बी नाम की क्लास बना दी। अब ये जो बी नाम की क्लास आपने बनाई, इस क्लास को यहां पे अंदर जो बनाई है, नॉर्मल क्लास को तो स्टैटिक बना नहीं सकते, स्टैटिक लगा देते हैं तो ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास बन जाता है, और नहीं लगाते हैं तो ये नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास रहता है। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास में क्या अंतर होता है? मतलब किसी नेस्टेड क्लास को बनाइए, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए तो वो स्टैटिक नेस्टेड क्लास बन जाएगा, नहीं लगाओगे तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहलाएगा। स्टैटिक लगा देने से क्या बन जाएगा? स्टैटिक नेस्टेड क्लास, और नहीं लगाओगे तो क्या बन जाएगा? नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ये कहानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, STATIC स्टैटिक नेस्टेड क्लास बना लेते हैं। ऊपर वाली क्लास आउटर कहलाती है, नीचे वाली क्लास इनर कहलाती है। अब हम इसको सेव कर देते हैं .java से। सेव कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। CMD पे गए और इसको हमने कंपाइल करा। देखिए जब हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कंपाइल करते हैं तो जावा सी करके a.java को कंपाइल करेंगे तो हमारे पास 2 बाइट कोड बन के आएगा। एक बन के आएगा a नाम से और एक बन के आएगा $b नाम से। ठीक है, मतलब आपने क्लास बनाई थी a, उसके अंदर क्लास बनाई थी b, बट बाइट कोड बन के आ रहा है एक a नाम से, $b नाम से। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं आपको अजीब लग रहा है कि नहीं, कि यार ये जो जावा में कोई बाइट कोड बनता है क्लास के नेम से बनता है, क्लास के नेम से बाइट कोड होता है ना भाई। जावा में किसी क्लास का बाइट कोड क्लास के नेम से होता है और उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। तो यहाँ पे तो क्लास का बाइट कोड क्लास के नेम से नहीं बन रहा है, एक तो बन रहा है, दूसरा वाला नहीं बन रहा है। क्लास का नाम बी है तो ये तो $b बन रहा है। तो जावा में तो रूल ब्रेक हो गया। कौन सा? किसी क्लास का नाम और बाइट कोड का नाम सेम होता है, वो तो अलग अलग भी हो सकता है। तो बताइए कहां तक सच्चाई लग रही है आपको? सर ये सही तो है, एक क्लास के अंदर बी क्लास है इसलिए $8 के नाम से बना है। तो बात आपको सही लग रही है, लेकिन किसी बाइट कोड का नाम क्लास के नेम से होता है, ये तो रूल ब्रेक हो गया ना। सर कंफ्यूज करेगा। जी सर। समझे? वो तो रूल ब्रेक हो गया ना कि किसी बाइट कोड का नाम क्लास के नेम से होता है, क्लास का नाम बाइट कोड का नाम सेम होता है, ये रूल ब्रेक हो गया। ओके सर यहाँ ये डॉलर का जो चिन्ह है ये दिखा रहा होगा कि 20 में नेस्टेड क्लास है, एक क्लास में ये डॉलर का चिन्ह इसलिए लगा हो। कहने का मतलब सही है, आप सही कह रहे हो, यू आर राइट। इसीलिए चिन्ह लगाया हो कि ताकि देख के समझ में आ पाए कि ये नेस्टेड क्लास है और नॉर्मल क्लास। तो नॉर्मल क्लास और नेस्टेड क्लास में डिफरेंस लाने के लिए डॉलर लगा दिया है ना। ये सही कह रहे हो। तो वो तो रूल ब्रेक हो गया ना कि क्लास का नाम बाइट कोड का नाम सेम होता है, वो तो रूल ब्रेक हो गया ना। तो ये रूल हाँ सर, ये जावा का रूल तो ब्रेक है इसलिए। इसमें बिल्कुल रूल ब्रेक नहीं है। आप एक काम करो, इस क्लास को डीकम्पाइल करो, इस क्लास को डीकम्पाइल करो $b को, और देखो इसकी क्लास का नाम b है या $b है। इसकी क्लास का नाम b है या $b है? सर $8 है ये तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जो नेस्टेड क्लास उसका नाम ही बदल देता है। समझे? रूल ब्रेक नहीं करा है, नाम ही बदल देता है। रूल तो तब होता है ना ब्रेक, जब इसकी क्लास का नाम b होता और बाइट कोड का नाम $b होता।
तो ये दिखा रहा है डिकम्पाइल होने के बाद कि इसकी क्लास का नाम $a भी है। इसका मतलब जो नेस्टेड क्लासेस होती हैं उनका नाम कंपाइल टाइम पे कंपाइलर चेंज कर देता है। वो पेरेंट क्लास का नाम $चाइल्ड क्लास का नाम कर देता है ताकि नॉर्मल क्लास और नेस्टेड क्लास में डिफरेंशिएशन लाया जा सके। तो रूल बिल्कुल नहीं ब्रेक हुआ है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। ठीक है, तो नेस्टेड क्लासेस जो भी होती हैं, जो क्लास के अंदर बनाई जाती हैं दूसरी क्लास, उन क्लासेस के नेम को कंपाइल टाइम पे चेंज कर दिया जाता है। उसमें क्या नाम लगाया जाता है? पेरेंट क्लास का नाम, $चाइल्ड क्लास का नाम, ऐसे लगाया जाता है। पेरेंट क्लास का नाम, $चाइल्ड क्लास का नाम, ताकि नॉर्मल क्लास और नेस्टेड क्लास में डिफरेंशिएशन लाया जा सके। बाकी जो नेस्टेड क्लास होती हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे नॉन स्टैटिक हो, चाहे लोकल हो। तो जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास होते हैं उनके क्या फीचर होते हैं? पहला फीचर ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक नेस्टेड क्लास का जो सबसे पहला फीचर होता है वो सुनिएगा। स्टैटिक नेस्टेड क्लास अपनी जिस भी क्लास में बनाई जाती है ना, वो एक डेटा मेंबर की तरह बिहेव करती हैं। तो इट बिहेव लाइक अ डेटा मेंबर ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास, मतलब जिसके अंदर भी ये बनाई गई हैं उस क्लास में एक डेटा मेंबर की तरह बिहेव कर रही हैं। स्टैटिक नेस्टेड क्लास एक इज ट्रीटेड एज द स्टैटिक डेटा मेंबर, मतलब एक डेटा मेंबर स्टैटिक होता है ना, उसकी तरह बिहेव करता है। ये नेस्टेड क्लास है ही नहीं, समझने के लिए नेस्टेड है, आंखों को धोखा देखने के लिए, धोखा देने के लिए नेस्टेड है ना, कैटेगराइजेशन के लिए नेस्टेड लग रही है, बट फीचर वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज दिस इज नॉट अ क्लास, एक्चुअली दिस इज ट्रीटेड एज द डेटा मेंबर, और वो भी कौन सी? स्टैटिक डेटा मेंबर, है ना। बड़ी बात, पहला फीचर है इसका। एक स्टैटिक डेटा मेंबर पे जो चीजें लगती हैं वो इस पे लगाई जा सकती हैं। इसको फाइनल बनाया जा सकता है, इसको प्राइवेट बनाया जा सकता है, इसको जो करना है वो कर लो आप। ये अपने से आउटर के, यानी कि ऊपर वाले के, कौन कौन से डेटा को एक्सेस कर सकती है, कौन से नहीं कर सकती है, इसके भी रूल्स हैं। ठीक है, और अपने अंदर कौन से डेटा रख सकती है, कौन से नहीं रख सकती, इसके भी रूल्स हैं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसके पास क्या नॉन स्टैटिक डेटा रखा जा सकता है। अगर रखा जा सकता है तो चल जाएगा, कंपाइल करा, बिल्कुल रखा जा सकता है, नॉन स्टैटिक डेटा इसके अंदर रखा जा सकता है। और स्टैटिक रखा जा सकता है, चलिए स्टैटिक डेटा मेंबर इसके अंदर ले बनाते हैं। स्टैटिक इंट y इक्वल्स टू 20, ठीक है, बनाया जा सकता है। कंपाइल, बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्या अपने से आउटर में, यहां पे चलो एक स्टैटिक बना देता हूं, स्टैटिक p इक्वल टू 30 और स्टैटिक q इज इक्वल्स टू 40। दो डेटा बनाया, एक p और एक q, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये अपने से आउटर के। अब यहाँ पे क्या हम मेथड कौन सा बना सकते हैं? कोई बना लो, स्टैटिक भी बना लो, नॉन स्टैटिक बना लो, कैसा भी बना लो। तो मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा शो। ठीक है, शो मेथड बनाया। इस शो मेथड में system.out.println करके मैंने पहले x को प्रिंट करा, फिर मैंने y को प्रिंट करा। ठीक है, दो तो मैंने प्रिंट कर दिया, कोई एरर नहीं आएगा, आप देखिए। ठीक है, कर लिया, सेमीकोलन लगा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, लगा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जावा कंपाइल हो गया, सेमीकोलन लग गया, ओके। अब हमने क्या करा, अब मैं क्या करने वाला हूं, अपने से आउटर क्लास के, यानी कि ए क्लास का पी डेटा चलाऊंगा तो चल जाएगा, नहीं, क्यू चलाऊंगा तो चल जाएगा,
लेकिन पी नहीं चलेगा। आप देखिएगा अभी क्यू चलाया, चल गया, लेकिन पी को कॉल करूंगा तो एरर आ जाएगा। मैं एरर वाले को अलग ही लिख देता हूं और वहां लिख देता हूं एरर, ताकि आपको याद रहे कि क्या नहीं चला था और क्या चला था। यहाँ को पी को मैं कॉल करूंगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एरर आ गया ना। ठीक है, तो क्या फीचर हुआ? फीचर ये हुआ कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास के आगे स्टैटिक लिखा होता है, पहला फीचर। स्टैटिक नेस्टेड क्लास स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह होता है, दूसरा फीचर। स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों डेटा रखा जा सकता है, तीसरा फीचर। ये अपने से आउटर के स्टैटिक डेटा को ही केवल कॉल कर सकती है, नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल नहीं कर सकती है, एरर आ जाएगा। समझे आप? सिंपल है, बहुत आसान सा चीज है। क्या नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल होती हैं? क्या नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल होती हैं? कभी नहीं होती है। तो जब नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल नहीं होती हैं, तो क्या नॉन स्टैटिक डेटा स्टैटिक नेस्टेड क्लास में डायरेक्टली कॉल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए एरर है। क्योंकि नॉन स्टैटिक को मेमोरी तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट बनता है, स्टैटिक को मेमोरी तब मिलती है जब क्लास लोडिंग टाइम पे मिल जाती है ना? तो इसलिए भाई, तो ये अपने से आउटर के केवल स्टैटिक चीजों को ही कॉल कर पाती हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं कॉल कर पाती। और अपने अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक किसी भी टाइप के मेंबर को रख सकती हैं। सर इसके अंदर मैन मेथड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मेन मेथड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस क्लास को भी स्टैटिक, इस क्लास को भी फाइनल, इस क्लास को भी प्राइवेट बनाया जा सकता है। इस क्लास को किसी दूसरे क्लास में एक्सटेंड करा जा सकता है। ये क्लास किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, इसमें मेन बनाया जा सकता है, इसको सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सकता है, सब कुछ करा जा सकता है। ठीक है, तो लीजिए भाई, मैंने ये स्टडी नेसेसरी क्लास को यहाँ बंद हो गया। अब मैं नीचे मेन बनाता हूँ, अभी मैं ऊपर भी बना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग। अब लीजिए, क्या स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हम बना सकते हैं? ठीक है, बना के देखते हैं भाई। स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी अपनी आउटर वाली क्लास पे नहीं है ना? तो तभी तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, इसीलिए इसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं, बाकी सबको इनर बोलते हैं। इसकी डिपेंडेंसी अपने आउटर वाले पे नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली बन सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी एक ऑब्जेक्ट बनाने का है, ये परफेक्ट है, कि पहले आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, रेफरेंस वेरिएबल बनाओ, फिर आउटर क्लास के रेफरेंस पे न्यू करके इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर उसके बाद मतलब नेस्टेड का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको भी वेरिएबल में होल्ड करो। अनदर वे, क्वालिफायर न्यू फॉर स्टैटिक क्लास, a dot new। सर न्यू ए डॉट बी होगा या सर ए डॉट न्यू होगा? न्यू ए डॉट न्यू होता है। पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डॉट नेक्स्ट नॉन स्टैटिक का हो गया ना सर? नॉन स्टैटिक का हो गया, तो स्टैटिक का भी तो Yes, ऑब्जेक्ट sir. ऐसे बन नहीं सकता है। स्टैटिक का पता नहीं। स्टैटिक का भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, स्टैटिक का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, स्टैटिक ऑब्जेक्ट तो वैसे डायरेक्टली भी बन जाएगा, है ना? Yes, sir. स्टैटिक का ऑब्जेक्ट तो डायरेक्टली भी बना सकते हो, सर बट एक इसमें शायद न्यू पहले रखना पड़ता है सर शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यस सर, न्यू ए डॉट बी शायद होगा। ओके, कोई बात नहीं। मैं जरा एक बार ना यहाँ से सिंटैक्स देख लेता हूँ, क्या पता मैं सिंटैक्स भूल रहा हूँ। को यहाँ से हमारे पास एक नहीं, एडवांस नहीं, कोर जावा 1
कोर जावा नेस्टेड क्लास और यहाँ से स्टैटिक नेस्टेड क्लास। देखिए स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ये फीचर है सब जो मैंने आपको बताया, डेटा मेंबर की तरह ट्रीट होती है। इट कैन हैव बोथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ये अपने से आउटर की स्टैटिक चीज़ों को कॉल करती है। इसका ऑब्जेक्ट अकेले बन सकता है विदाउट क्रिएटिंग, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो सकती है, इंडिपेंडेंट इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इट इज ट्रीटेड एज स्टैटिक डेटा मेंबर, तो इसका मतलब इसके ऊपर वो सारे मेंबर्स जो है एप्लीकेबल हैं। आउटर डॉट नेक्स्टेड डॉट इज इक्वल टू न्यू आउटर डॉट नेक्स्टेड, ठीक है, इस तरह से तरीका होता है। तो पहले आउटर का नाम फिर डॉट इनर का नाम ऐसे लिखना पड़ता है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है। तो ये पहले आपको आउटर का नाम लिखना होगा, डॉट इनर यानी कि आउटर ए डॉट इनर बी इज इक्वल्स टू न्यू, फिर आउटर ए डॉट बी, ऐसे ये देखिए आउटर क्लास का नाम डॉट नेस्टेड क्लास का नाम रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू, फिर आउटर डॉट नाम फिर नेस्टेड क्लास का नाम ऐसे। और जो मैं कर रहा था, सही बात है, मैं इनर वाला कर रहा था, तो आउटर का नाम आउटर का ऑब्जेक्ट बना के आउटर के रेफरेंस पे इनर का ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहा था। देखो रेफरेंस ऑफ इनर और फिर उस पे न्यू लिख रहा था। सही कह रहे हो। तो ये नॉन स्टैटिक वाले का मैं बता रहा था। तो मैं आपको दे देता हूँ ना, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो सही है। तो एक इस तरीके से भी नेस्टेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो मैंने अभी एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि आप आउटर का नाम डॉट इनर का नाम भी करके आप बना दीजिए। तो अकेले भी बन सकता है, तो हम इस तरह से वाले अप्रोच को क्यों फॉलो करेंगे, ठीक है। अब अगर हम आउटर डॉट इनर से नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या हम ए के ऊपर पी को कॉल कर सकते हैं, शो को कॉल कर सकते हैं? तो शो को तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए चल गया, शो में जो भी चीजें थी वो प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर हमें मान लो कि यहाँ से हम ए के ऊपर ही क्या कॉल करेंगे, ए के ऊपर हम पी को कॉल करेंगे या क्यू को कॉल करेंगे, इसे कॉल कर सकते हैं कि नहीं? लेट्स कंपाइल इट। सो आप यहाँ पे देखिए इट कैन नॉट फाइंड द सिंबल। क्यों भाई? ए के अंदर पी नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है ये नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ये नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो नेस्टेड क्लास में थोड़ी ना पी है या क्यू है, समझ रहे हो? उसके लिए आपको ए क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से बनाना पड़ेगा। नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है वो, ए क्लास का ऑब्जेक्ट आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वो नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो ये देखिए ए वन वेरिएबल बना दिया और ए वन पे हम पी को अब कॉल कर सकते हैं। तो नेस्टेड क्लास पे आप मतलब नेस्टेड क्लास की चीजें एक्सेस कर पाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो मैं ए को कंपाइल कर रहा हूं और ए को ही रन कर रहा हूं, नेस्टेड क्लास वहां से इंटरनली कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं बी यानी कि अगर मैं रन करूं ए डॉलर बी को, तो कुछ भी नहीं आएगा, मेन मेथड नहीं है। तो हम चाहें तो इसके अंदर अपना खुद का मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड बना के इसको सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं। स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया भाई, अब यहाँ पे मैं बी का ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली क्रिएट कर सकता हूँ और बी के ऑब्जेक्ट पे शो को कॉल कर सकता हूँ, उसका अपना खुद का शो है उसको कॉल कर सकता हूँ। तो बी यानी कि नेस्टेड क्लास में आप क्या कर सकते हो, मेन मेथड बना सकते हो, बनाइए इसको सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बना सकते हो आप। ये सब फीचर है नेस्टेड क्लास, जो आप स्टैटिक नेस्टेड क्लास आप बनाते हो उसको ये सारे फीचर के साथ साथ आप अगर सपोज करो कोई क्लास है, दूसरी कोई इंटरफेस है, जैसे एक क्लास है जिसका नाम है सी नाम की क्लास, या कोई इंटरफेस है जिसका नाम है इंटरफेस का नाम है आई, और आई इंटरफेस में मान लीजिए डिस्प्ले नाम का मेथड हो, तो आप किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें सी बी एक्सटेंड कर सकती है सी को, और साथ ही साथ इंप्लीमेंट्स कर सकती है किसी इंटरफेस को, समझ रहे हो? तो अब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे ना, इसीलिए या तो वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें पब्लिक वाइड डिस्प्ले मेथड की यहाँ पे बॉडी देनी पड़ेगी, तो फिर ये चलेगा।
और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इस क्लास को कहीं पे भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये किसी दूसरे को भी एक्सटेंड कर सकती है, किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, किसी दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपाइल और ये देखिए रन। नहीं, $a या तो a को रन करो या तो $a को रन करो, ठीक है। अब अगर मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं d, अब d क्लास में मैं b को एक्सटेंड करूंगा, देखिए मैं यहाँ extend है तो एक्सटेंड b करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो b क्लास है कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ये जो b क्लास है वो तो है ही नहीं, तो क्या $a लिख दूं? आपको लग रहा है $a क्लास है, उसको कर देते हैं। तो $a डॉलर नहीं मिल रहा है भाई, मिल गया, कंपाइल कर दिया, ठीक है। तो दिस कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ये इस तरह से ये चलेगा ही नहीं। तो कैसे चलेगा? एक्सटेंड्स a डॉट b, पेरेंट क्लास का नाम डॉट चाइल्ड क्लास का नाम, ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। इस क्लास को दूसरी क्लास में ऐसे एक्सटेंड करा जा सकता है। तो ये किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट भी हो सकता है, इसको कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड भी कर सकती है, ये किसी दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, ये अपने से आउटर की नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल कर सकता है, स्टैटिक को नहीं कॉल कर सकता है, और ये अपने अंदर स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों डेटा को रख सकता है, ये मेन मेथड को भी रख सकता है, और इस क्लास को ना प्राइवेट भी बनाया जा सकता है। यूजुअली क्लास प्राइवेट थोड़ी ना होती है, लेकिन ये क्लास प्राइवेट बन सकती है, ठीक है। तो अब देखो प्राइवेट बन गई तो ये एक्सेस नहीं होगी, इनहेरिट नहीं होगी, इनहेरिटेंस को रोक देगी, ठीक है। तो अगर आप किसी का इनहेरिटेंस रोकना चाहते हो, क्लास को प्राइवेट बना दो, करना चाहते हो तो मत बनाओ, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के मालिक हो। इसको प्राइवेट के साथ साथ इसको फाइनल भी बना सकते हो, क्योंकि ये क्लास ये डेटा मेंबर है ना, तो स्टैटिक डेटा मेंबर पे जो चीजें लगती हैं वो यहाँ पे भी लग सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। सर हाँ जी, सर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल का आपने क्या बताया अभी? सेल्फ एग्जीक्यूटेबल का मतलब इसमें मेन मेथड बना के इसको अकेले चलाया जा सकता है। मेन मेथड इसमें बना दिया गया ना, अब इसमें मेन मेथड बना दिया गया तो $a करके आप इसको अकेले चला सकते हो, स्टैटिक नेस्टेड क्लास को। सर अगर दोनों में मैन मेथड है और हम लोग आउटर क्लास को रन करते हैं तो क्या इसका भी मैन मेथड रन हो जाएगा? लूट पड़ी है, हैं? मेन मेथड को कॉल करोगे तब तो चलेगा। सर सेल लगा है। सेल लगा है, बाय वन गेट वन। सेल लगा है। सर जावा बी लिख सकते हैं क्या? बी ओनली बी नहीं, वो तो चलेगा नहीं, बी क्लास तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका नाम तो बदल चुका है ना, वो तो $a हो चुका है, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वो सब जा, बट यहाँ पे बी लिख सकते हैं वो। नहीं, कभी नहीं लिख सकते ना, वो बी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्लास बदल चुकी है, हाँ। क्लास बदल चुकी है। सर बस वो वर्चुअल क्लास बना हुआ है। वर्चुअल क्लास है, क्लास का नाम ही बदल गया है। ये जो बी लिखी थी वो $a हो चुकी है, ठीक है। ये हो गई स्टैटिक नेस्टेड क्लास की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी। समझ में आ गया स्टैटिक नेस्टेड क्लास? स्टैटिक नेस्टेड क्लास ये हो गई। सत्येंद्र समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। बहुत खूब, आना चाहिए। स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, चलिए बढ़िया है, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए यही सब कहानी लिखी हुई थी जो कि मैंने आपको समझा भी दिया, कहाँ गया वो नोट्स मैंने लिख के रखा हूँ, ठीक है। ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ये सारा फीचर है, ये क्या क्या हो सकता है जो मैंने आपको बोला है वो सारा चीज यहाँ पे लिखा है। अब वहीं पे अगर आप नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास की बात करोगे तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह बिहेव करती है।
तो इट कैन हैव ओनली नॉन स्टैटिक मेंबर, मतलब ये अपने अंदर स्टैटिक चीजों को नहीं रख सकती है, लेकिन ये अपने से आउटर के सारे डेटा को एक्सेस कर सकती है ना। और इसका ऑब्जेक्ट हमेशा पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, और ये भी इनहेरिट, इट कैन इनहेरिट अदर क्लास, मतलब ये दूसरे क्लास को भी इनहेरिट कर सकती है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बना लो, फिर आउटर के रेफरेंस पे इनर का ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, वही जो मैं कर रहा था, अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टैटिक ये तो बता ही दिया, नॉन स्टैटिक लगा दूं, मतलब जी स्टैटिक बस हटा दो, यहाँ से प्राइवेट हटा दो, स्टैटिक हटा दो। स्टैटिक है ना, तो भैया स्टैटिक नेस्टेड क्लास अपने अंदर क्या रख सकती है? अब देखिए, अभी अपने आप एरर आपको आना शुरू हो जाएगा। ये नॉन स्टैटिक बन गई, अब नॉन स्टैटिक। अब देखिए एरर शुरू हो गया, इलीगल डिक्लेरेशन। आप स्टैटिक बना नहीं सकते हो, तो भैया जब स्टैटिक नहीं बना सकते हो तो फिर स्टैटिक नहीं बना सकते हो तो क्या मेन मेथड बन सकता है? नहीं। तो क्या सेल्फ एग्जीक्यूटेबल हो सकता है? नहीं, है ना। तो इसलिए हटा दो। ठीक है, ये अपने से आउटर की सारे डेटा को कॉल कर सकता है। यहाँ जो एरर आ रहा था, ये एरर अब नहीं आएगा, इसके केस में नहीं आएगा, ये एरर नहीं आएगा अभी एरर। ये सबको एक्सेस कर सकता है, इसका ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बन सकता, ये सॉरी फॉर दैट। अब इसका ऑब्जेक्ट अभी देखिए कोई एरर नहीं आएगा, नो एरर। अच्छा अभी क्या आ रहा है भाई? कहाँ एरर आ रहा है? अच्छा यहाँ पे ये $b, इस तरह से इसका इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ये इनहेरिटेंस इसका इस तरह से पॉसिबल नहीं है, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो आप। ये एरर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिस कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है, अब कह रहा है x और y नहीं मिल रही है। क्यों भाई? x और y वेरिएबल नहीं मिल रही है। p क्यों नहीं मिल रहा है? x है वेरिएबल तो यहाँ पे है, ठीक है, तो x सर वाई तो दिए नहीं है ना, y नहीं दिया है, इसलिए एरर आ वाई रहा है। हाँ, मान गए आपकी पारखी नजर और निर्मला सुपर दोनों को। ठीक है, देखिए भाई, अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे अकेले बन सकता है? चलिए, अब यही नॉन स्टैटिक है, ये कैसे नॉन स्टैटिक कहलाती है? कैसे कहलाती है प्रीतम? सर ये मतलब कि ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट मतलब कि सर क्लास के नेम से कॉल नहीं होगा सर। अरे यार, ये नॉन स्टैटिक कैसे कहला रही है? ये कैसे पता चला कि ये नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है? सर जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये लोड होगा सर, तब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब। यार कोई और बताए? स्टैटिक कीवर्ड नहीं है भाई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है ना, ये तो देख के पता चल रहा है स्टैटिक कीवर्ड। यस सर। स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो फिर ये नॉन स्टैटिक है, और क्या। अच्छा अब इसका ऑब्जेक्ट जरा बनाते हैं हम, देखिए बी बी इक्वल्स टू न्यू बी। ठीक है, तो ये कहेगा भैया ऐसा ना हो सकता। हमने कहा फिर कैसे हो सकता है? वो कहेगा कि भाई पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, बना दिया। फिर कहता है वो पेरेंट के रेफरेंस पे डॉट लगा के चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में भी इसको ऐसे होल्ड करो, और यहाँ पे भी ऐसे लगाओ। ठीक है, तो ये तरीका है क्या? ए डॉट बी बी ए डे 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 सिंटेक्स तो यही है। हाँ, ये तो आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू ओ डॉट न्यू इनर लिखना पड़ता है, ए डॉट बी नहीं लिखना पड़ता है, ओनली बी लिखना होता है। सिंटेक्स भूल जाता है। देखिए, ये देखिए ऐसे करना पड़ेगा। कहाँ गया यार? यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिखना पड़ता है। पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, पेरेंट के रेफरेंस से न्यू करके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइए, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको होल्ड करेंगे, और पेरेंट के रेफरेंस डॉट चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल में आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास इज ट्रीटेड एज द नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास. It can access all the data member of its outer class, either static or non-static, but it can have only non-static members inside it. Means non-static data means it don't have any static method. We cannot have a main method inside it. It can implement and extend another class. The object of this class can be created with the help of its outer class. बस ये सारी कहानी।
आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, आउटर क्लास का रेफरेंस लगाइए, उस पे करके इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ऐसे करके। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे एक बात बताइए, ये अपने से आउटर क्लास की नॉन स्टैटिक चीजों को कैसे कॉल कर लेता है? क्योंकि अपने से आउटर की या किसी भी क्लास की नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। किसी भी क्लास के नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो उसका जो ऑब्जेक्ट है हमने बनाया नहीं, हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया। तो जावा में तो ये रूल ब्रेक हो गया ना, किसी क्लास का नॉन स्टैटिक डेटा उसके ऑब्जेक्ट से चलता है। ये तो पी नाम का वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट से चल गया, क्या कहानी हुई? रूल नहीं ब्रेक हुआ, क्या होगा आपको? सर क्या एक बार लगता रन करोगे? है? रन कर देते हैं, सर मैं बताऊं? रन कर देते हैं। आपको किसी एक को रन कर दें, एक को रन कर दिया, लीजिए। ए में तो कोई मेथड हमने कॉल करा नहीं ना, रुको एक मिनट, तो मैं रुको बी डॉट शो को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपाइल किया और रन किया, रन कर दिया। हाँ बताओ क्या नाम है आपका, क्या बोलते हैं? प्रशांत। प्रशांत, बताइए प्रशांत। सर जो आपने जो ए इक्वल टू न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए क्लास का, हाँ हाँ इस क्लास में आपने p इक्वल टू 30 रखा है। ठीक है। जब आपने दूसरी क्लास बनाई है जो उसकी इनर क्लास है b, आपने b क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके पेरेंट क्लास के रेफरेंस के में रखा है सर। तो आप इनडायरेक्टली जो है आप एक जो है इनडायरेक्टली आप a डॉट स्वीप मेथड चला रहे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो जाने की कोशिश किया था लेकिन सही नहीं है। हाँ सच, क्या नाम है, सुनील, समझ में आ रहा है क्या कह रहे थे आप? चला दिया मैंने। हाँ सर। हम्म, ठीक है। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो हमारी नेस्टेड क्लास है ना, नेस्टेड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। उस कंस्ट्रक्टर में आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नेस्टेड क्लास के अंदर डाल दिया जाता है। कैसे डाल दिया जाता है? यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, मतलब समझाया गया है। आपको समझाता हूँ, पहले मैं आपको एक कोड शेयर कर देता हूँ, है ना। पहले मैं आपको एक कोड दे देता हूँ, ये आप कोड लीजिए, प्रैक्टिस करिए। कहाँ गया नेस्टेड क्लास वाला? ये है नेस्टेड क्लास, ठीक है। देखिए ये होता है कहानी। ये देखिए कहानी होती है। देखिए, इन केस ऑफ नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, कंपाइलर मेक्स द फॉलोइंग चेंजेस इन द सोर्स कोड। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास के केस में कंपाइलर ये चेंजेस करता है आपके सोर्स कोड में। क्या करता है? जब आउटर का ऑब्जेक्ट और इनर का ऑब्जेक्ट आप ऐसे लिखते हो और आउटर का ऑब्जेक्ट बना के उस पर इनर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंपाइलर ये चेंजेस करता है। देखिए ध्यान से, ये चेंजेस करता है। क्या करता है? पहली चीज तो जो नेस्टेड क्लास होती है, पहली चीज तो जो नेस्टेड क्लास होती है उसका नाम बदल देता है। पेरेंट क्लास का नाम डॉलर, चाइल्ड क्लास का नाम, मान लो ऊपर वाले क्लास का नाम आउटर था, नीचे वाले क्लास का नाम इनर था, तो नाम बदल जाता है, आउटर डॉलर इनर हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है, हर क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगी। फिर इसी क्लास टाइप का ही एक फाइनल वेरिएबल बनाया जाता है, दिस टाइप का आउटर टाइप का वेरिएबल बनाया जाता है, सॉरी, ठीक है। और इस नेस्टेड क्लास के ही अंदर चेंज मारता है। तो नेस्टेड क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है जो आउटर टाइप का पैरामीटर लेता है, यानी अपनी आउटर वाली क्लास का, ठीक है। और नीचे से कहीं पे ऑब्जेक्ट उठा के इस ओ वेरिएबल में पास करा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इनर क्लास यानी कि जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में आउटर का ऑब्जेक्ट इस तरह से भेजा जाता है और उसको इस तरह से होल्ड कर लिया जाता है। समझ रहे हो या नहीं समझे? मैं ऐसे समझा देता हूं, प्रोग्राम से समझा देता हूं। मान लीजिए एक क्लास ए है, दूसरी क्लास बी है, दो क्लासेस हैं। अब ये क्या करता है, जब आप नीचे मेन मेथड मान लीजिए आपने क्रिएट किया और मेन मेथड में आपने क्या करा भाई, मेन मेथड में आपने पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद आपने क्या करा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद
आपने ए डॉट न्यू करके पहले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको होल्ड किस में करा, ए डॉट बी में। तो ये करता क्या है पता है, ए डॉट बी में, कैपिटल बी है ना, और बी वेरिएबल का नाम। तो ये आउटर का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके कंस्ट्रक्टर में आप भेज देता है ऐसे। तो जाहिर सी बात है, क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर होता है, वो बदल जाता है जो आपको दिखता नहीं है। तो ये क्लास का नाम मान लीजिए बी है, तो बी में ए टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेता है, ठीक है। और ए टाइप का दिस नाम का वेरिएबल होता है, और दिस इम्प्लिसिट होता है, आपको पता ही है, दिस इज द इम्प्लिसिट वेरिएबल, है ना। तो उसको क्या करता है वो, भैया दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए कर लेता है, या कुछ भी ऐसे करके ऊपर वेरिएबल का नाम A1 दे दो, मान लो लेट से, ठीक है। तो A1 इज इक्वल्स टू ए कर देता है। मतलब कहने का ये है कि आपकी क्लास का मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट इनर क्लास के कंस्ट्रक्टर में इनडायरेक्टली पहुंच जाती है। यही नाम पेरेंट डॉलर चाइल्ड हो जाता है। ये चेंजेस करता है जो कि आप यहां से देख सकते हो, मैंने आपको दे भी दिया है ये। मतलब कहने का ये है कि आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट से मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जब इनर में आएगा नहीं तो उसका डेटा को कॉल कैसे कर पाएगा, तो किसी फॉर्म में आ जाता है। ये चीज देख सकते हो आप, डीकंपाइल करके आप खुद देख सकते हो। आप खुद ही डीकंपाइल कर लो ना। आप करो क्या, आप लिखो जावा पी ए डॉलर बी, ये देखिए ए डॉलर बी, ए डॉलर बी, क्या लग गया, डॉलर लगा रहा हूं तो कुछ और लग रहा है, ए डॉलर बी। देखिए आप देख लीजिए खुद ही, आप देख लीजिए आपकी क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है जो ए टाइप का पैरामीटर ले रहा है, क्योंकि आपकी क्लास का नाम तो बदल जाता है ना, वो तो ए थोड़ी बी थोड़ी नहीं रहता, बी ए डॉलर बी बन जाता है। अब ए डॉलर बी में ए टाइप का पैरामीटर जा रहा है, और फाइनल ए टाइप का दिस वेरिएबल बनाया गया है दिस डॉलर जीरो, और इसे दिस डॉलर जीरो से वो कॉल करता है। डीकंपाइल करके आप देख सकते हो ऐसे। नहीं समझ में आया? सर समझ आ गया सर। क्या समझ में आया प्रीतम? सर यही कि जो सर इनर क्लास का जो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं नेस्टेड क्लास का, तो सर वो इंटरनली वो उसके अपने उसका नाम तो बदल जाता है जो इनर क्लास का होता है, और जो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर सर वो आउटर क्लास का वेरिएबल मतलब वो लिया रहता है। जैसे हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मतलब कि इंटरनली उसमें लिया रहता है, अपने आप ही उसमें ऑब्जेक्ट पास हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट पास होता है वो फाइनल वेरिएबल होता है। जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कराते हैं तो इंटरनली ऐसे कॉल नहीं करता जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंटरनली जो ऑब्जेक्ट बना हमारा फाइनल जो नेस्टेड क्लास मतलब कि जो कंपाइलर बना रहा है फाइनल क्लास से जो, हाँ यस सर, ये जो फाइनल आउटर जो दिस डॉलर बनाया हुआ है उससे सर वो कॉल करा लेता है उसके आउटर क्लास को ऑब्जेक्ट को, कोई भी डाटा को छा वो गए, प्रिंट छा कर गए, देता है। छा गए, सही बताया आपने, सही बताया, बढ़िया। बस यही काम होता है, यही कहानी होती है नेस्टेड क्लास की कहानी, ठीक है। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास मैंने इस तरह से आपको बता दिया। अब बचता है लोकल नेस्टेड क्लास। लोकल नेस्टेड क्लास तो इसकी प्रैक्टिस भी कर दी, इसको मैंने आपको दे भी दिया, इसका प्रोग्राम भी दे दिया, ठीक है। ये दो रहने दें, बोलिए, दो ही रहने देते हैं आप।